देखिए, बहुत ही रेयर कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है कि भाई मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ? मेरे को इस दुनिया में करना क्या है? मेरे जीवन की लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ क्या है? पर्पस क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न है ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ही 7 एक्शन स्टेप शेयर करूंगा जिसको अपनाकर आप अपने जीवन की जो लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए कष्ट करके बनाऊं वो आप तक सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। कर लिया हो सब्सक्राइब? तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला स्टेप ये है कि आपको अपने बारे में, अपने जीवन का जो अर्थ है उसके बारे में खुद ही को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अगर कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आपको जीवन का अर्थ बताएगा ना, वो उनका दृष्टिकोण आपको शेयर कर सकता है, उनके अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता है, लेकिन जीवन आपके लिए अलग है। आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो, आप एक अलग व्यक्ति हो जिनका सोच, विचार, सिचुएशंस, दिमाग की कैपेसिटी सब कुछ अलग है। इस कारण यू हैव टू डिफाइन इट। अब ये कैसे करोगे आप? पहला स्टेप है अपना जो वैल्यूज है, यानी कि मोरल एथिक्स होता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। बचपन से आपके माता पिता ने आपको सिखाया होगा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई निर्दयी है ना, उसके साथ कठोर रूप में पेश आने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बहुत दुर्बल है ना, उसके हमेशा पक्ष में धारण करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, उसको हम बोल बोल के हमको सिखा नहीं सकते। वो एक जीवन शैली होता है सनातन संस्कृति के अंदर। मुझे बाकी सारे नहीं पता, अपने बारे में तो पता है भाई। ऐसा हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारे नाना नानी सिखाते हैं, जो भी वयोज्येष्ठ होते हैं, जो भी उम्र में बड़े होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। और वो सारी चीज़ें ही होते हैं जो आपको आने वाले समय में एक दृढ़ तन के रहने वाला व्यक्ति बनाता है। तो इस कारण अपने मूल्यबोधों को पहचानिए, आगे बढ़िए। अब दूसरा चीज जो आता है वो है आपका पैशन, यानी कि जो चीज करते हुए आपको अच्छा लगता है, जहां पे आपको एक पैसा भी नहीं मिल रहा हो फिर भी आपको करते हुए बहुत मजा आ रहा है, तो आप उसको लाइफ लॉन्ग करने के लिए चाह रहे हो। ऐसा जो काम है उसे पैशन कहा जाता है। अब ये पैशन को भी डिफाइन करने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये समाज आप पे इन्वेस्ट कर रहा है। आप जन्म ले रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, आपको रास्ते में चलने दिया जा रहा है, आप दुकान से कुछ खरीद रहे हो, ये समाज आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है। जो भी दे रहा है ना, उसका एक रिटर्न आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना तो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो उसी प्रकार जो समाज के हित में है, जो समाज को प्रगति की तरफ लेके जाए, उसी हिसाब से आपका पैशन भी डिफाइन करना चाहिए। तभी जाके वो प्रॉफिटेबल होगा, तभी जाके आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, अच्छे से स्केल कर पाओगे अपने आप को। समाज के प्रति आपका एक उत्तरदायित्व भी होता है कि भाई इतना दिनों तक हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया गया, चलो उसको रिटर्न भी करने का वक्त आ गया है। तो पैशन ऐसा चुनो जिससे समाज की प्रगति हो, ऐसा नहीं कि समाज विध्वंस की तरफ बढ़ते चले जाए। अब इसी के अंदर जो तीसरा चीज आता है वो है पर्पस, यानी कि पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हमारे सनातन संस्कृति में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। भाई आपका पुरुषार्थ है चारों चीजों को अचीव करना। क्या क्या भाई? धर्म। धर्म यानी कि जो उचित है, जिसको करने से जनता की हित है, समाज की हित है, आने वाली पीढ़ी की हित है, मेरा भी हित है, उसे धर्म कहा जाता है। धर्म वो जो सबको धारण करके रखे, वो धर्म है। इसकी पालन करो। यानी कि अगर आप एक पुत्र हो तो पिता की रक्षा करना, पिता की जिम्मेदारी लेना, पिता को सहायता करना, पिता की बातों को मानना, यह आपकी धर्म है। अगर आप एक भाई हो तो अपना बहन की रक्षा करना, उसकी बातों को सुनना, उसकी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना, ये जो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का अलग अलग धर्म होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है। तो उस हिसाब से आपको धर्म की पालन करना चाहिए। अब पुरुषार्थ के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है अर्थ। अर्थ अर्थात मनी, पैसा, रोकड़ा। देखिए, कलयुग के अंदर इसे भगवान कहा गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप महान हैं, और अगर आपके पास फूटी कौड़ी नहीं तो आप कुत्ते का समान है। देखिए, ये बात बहुत लोगों ने कहा है, आपको नहीं मानते होंगे, मैं भी कह रहा हूं, ये सत्य है। इस कलयुग के अंदर अगर आप आदर्शवादी हो, धार्मिक हो, न्यायपरायण हो, आप लोगों को सहायता करना चाहते हो, अच्छे दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो आप चाहकर भी सहायता नहीं कर सकते हो, और आपकी प्रभाव घर तक ही सीमित रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस कारण कलयुग के अंदर अगर आप अमीर नहीं हो और धार्मिक हो, आदर्शवादी हो, तो आपसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। पापी वो जो पाप करे। पाप कैसे कर रहे हो आप? पाप कैसे कर रहे हो? अगर आप अच्छे हो और बुरे व्यक्ति पैसा कमाकर, प्रभाव बढ़ाकर अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं और सारे व्यक्तियों को बुरा बनने में प्रभावित कर रहा है, और आप बैठे बैठे घर में सो रहे हो, तो आपसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छा प्रभाव भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए अमीर बनना पड़े तो अमीर बनो। अमीर बनना उतना भी कठिन नहीं है यार, क्योंकि अमीर तो कोई दूसरे दुनिया से आए हुए, कोई दूसरे प्लैनेट से आए हुए कोई व्यक्ति तो बन नहीं रहा है, इसी दुनिया का इंसान ही बन रहा है। तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि इसके पीछे एक फिलोसफी है, एक माइंडसेट है, उसको बनाना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको अपनाना पड़ता है, समझना पड़ता है पैसा काम कैसे करता है, पैसों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। जब आप उसको ठीक कर लेते हो
पैसा आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। अब अगर पैसों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पैसों के रिगार्डिंग बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो, कोर्सेज ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे से सीखोगे, मैं भी आपको सिखा सकता हूं, अगर आपको लगता है देन डेफिनेटली मेरा मनी बेसिक कोर्स मैं बना रहा हूं, जहां पे मैं पैसों के बारे में वो सब कुछ बता रखी है कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा आया कहां से है, पैसे का साथ आपका जो रिश्ता है, जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमेशा पैसों के ऊपर काम करते हैं। ऐसे हजारों चीजें हैं जो मैंने वहां पे बयां किया है। उन सारी चीजों को आप जरूर चेकआउट कर सकते हो कि कोर्स के अंदर डिटेली क्या क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा मनी बेसिक्स का, ठीक है। वो जो कोर्स है पूरा डिटेली पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद आप तय करिए कि भाई आपको इसको लेना है कि नहीं। अगर लेना है तो देख लीजिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप प्री लॉन्च ऑफर के तहत इसको 67% ऑफ में भी परचेज कर सकते हो, बुक कर सकते हो। लेकिन 30 लोगों के लिए है भाई, तो देख लेना भाई, अगर तुम आते हो तो ठीक है, वरना आने वाले समय में उसकी प्राइस तो बढ़ेगा ही। इसके बाद पुरुषार्थ के अंदर तीसरा जो चीज आता है वो है काम वासनाएं, यानी कि कामनाएं। आपके मन के अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और यही आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, सबसे ज्यादा मेहनती बनाता है। और इसी चीज को काम में लगाकर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इस भौतिक दुनिया के अंदर। अब देखो, कुछ लोग इसको अचीव करने के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग इसी के ट्रैप में फंसकर पूरे जीवन भर यहीं पे बद्ध रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं मान लेते हैं कोई एक 50 लाख रुपए देके घर को बनाया हूं, ठीक है। बनाने के बाद मेरा तो ड्रीम फुलफिल हो गया कि भाई मेरे को अच्छे घर में रहना है। अब घर में हम रह रहे हैं, लेकिन हमको अंदर से अहंग आ रहा है कि मैं बहुत महंगा घर में रह रहा हूं। अब ये जो अहंग है, ये तो बाय गिफ्ट फ्री मिल गया, लेकिन ये हमको चाहिए ही नहीं है। हमको तो बस घर चाहिए था रहने के लिए, हमको अहंकार नहीं चाहिए था। तो इसी कारण आपको यहां पे बहुत सूक्ष्म रूप पे देखना है। आपकी काम वासना है, आपको जो चाहिए वो दे रहा है कि उससे साथ साथ आपको अहंकार या देश या क्रोध या ईर्ष्या ऐसा भी कुछ दे रहा है। माया, मोह, बहुत सारी चीज होती है। तो इन सारी चीजों को आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि कामनाएं आपको काम तो करवाएंगे, लेकिन उसके बाद आप इसके चक्कर में बुरा तो नहीं बन रहे हो ना। इसको समझिए, आप भी बहुत अच्छे से आपके जीवन की अर्थ को समझ पाओगे। अब पुरुषार्थ के अंदर ही चौथा जो चीज है वो है मोक्ष। जैसे मैंने बोला, कामनाएं आपकी आंखों को बंद कर देता है। आपको लगता है यही मेरा वास्तविकता है, ये जो शरीर है यही वास्तविक है, मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, मेरा जो चाहत है वही मेरा वास्तविक है, वही मैं करने के लिए आया था और उसी के साथ मैं रह जाऊंगा। ये भ्रम है आपका। ये शरीर नश्वर है, इसको त्याग करके आपको आगे जाना पड़ेगा। कुछ भी आपके साथ जाएगा नहीं। जो कुछ भी आपको लग रहा है आप अचीव कर रहे हो, अब घंटा आप कुछ पल के लिए उसको अनुभव कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, नथिंग एल्स। ये चीज जब कोई समझ जाता है, जब कोई समझ जाता है कि भाई ये चक्र बार बार घूमता रहेगा। लिविंग एनलाइटेंड व्यक्ति, गौतम बुद्ध ने कहा है भाई, द्वादश निधान चक्र, भाई 12 रूपों में आप घूमते रहोगे इस दुनिया के अंदर, और इससे आप चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते हो। बाहर आने की एक ही विधि है, बस इसको समझ लो। और उसके बाद ये जो समाज की रूल्स है, ये जो पूरा सृष्टि का रूल्स है, इन सारे चीजों से बाहर आके समाज के लिए जो अच्छा है, आने वाले पीढ़ी के लिए जो अच्छा है, उसको करना शुरू करो बिना किसी अपेक्षाओं के। इसी के चक्कर में आपकी मोक्ष प्राप्ति होती है सर, ठीक है। तो इसको जब आप समझ जाते हो, देन आप डेफिनेटली आपके जीवन के पर्पस को समझ चुके होंगे। नाउ द सेकंड स्टेप इज यू हैव टू कल्टिवेट पॉजिटिविटी इन योर रियल लाइफ। देखिए, कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये दुनिया जो है ना, ये फूलों की बगीचा जैसा है और इसके बीच में हम बैठे हैं, और साथ ही साथ जो भी सारे लोग हैं ना, वो सारे लोग हमको खुश करने के लिए, हमारी अच्छाई के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देने के लिए प्रयासरत होने चाहिए। देखो बेटा, ये आपका ना भ्रम है। वास्तविकता के साथ जागो। यहां पे कोई आपको खुशी देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही किसी का जिम्मेदारी है ये आप ही को खुद निश्चय करना पड़ेगा। दुनिया बहुत कट्टर है, दुनिया में बहुत सारे नेगेटिविटी फैला हुआ है, लेकिन मजे की बात यह है कि आपकी दृष्टिकोण जैसे होगी, आप जैसे सोचोगे, आप जैसे दुनिया को देखोगे, आपके लिए दुनिया वही वास्तविक होगा। अगर आप सोचते हो कि दुनिया फूल की बगीचा है, तो आपके लिए वही है। अगर आप सोचते हो कि लोग आपको सहायता करना चाहता है, लोग आपकी अच्छाई चाहता है, तो आपके लिए वही सत्य होगा। तो इस कारण पॉजिटिविटी, यानी कि मैं कर सकता हूं, लोग मेरे को मदद करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हम कर सकते हैं, हम इस दुनिया में कुछ झंडा गाड़ने के लिए आए हैं, ये जो सारे सोच विचार है वो अपने अंदर कल्टीवेट करना शुरू करो। जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति थैंकफुल हो कि भाई मेरे पास ये खाना मिला है आज, इसके लिए मैं भगवान को शुक्रगुजार हूं, भगवान को थैंक यू बोलता हूं। अपने माता पिता को थैंक यू बोलो। अपने घर में बैठे हो, जहां पे आप बैठे हो, जिस फर्श पे आप बैठे हुए हो, उसको बोलो भाई थैंक यू। हर चीज को जब आप थैंक यू बोलोगे, वो चीज भी इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएगा और बोलेगा भाई ये सच में मेरे को थैंक यू बोलता है दिल से, तो मैं इसके लिए और ज्यादा करूंगा। जिसको आप प्यार से थोड़ा मुस्कुरा के थैंक यू बोलते हो ना, वो आपको जैसे अलग ट्रीट करते हैं, वो आपके साथ अलग अच्छा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार ये यूनिवर्स भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसीलिए पॉजिटिविटी कल्टीवेट करो आपके जीवन के अंदर और अपने जीवन की मीनिंग को बेहतरीन बनाओ। अब तीसरा स्टेप ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम बोथ आर इंटरलिंक्ड। देखिए, जब आप जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे लोगे ना, तब आप स्वयं स्वतंत्र हो सकते हो। ऐसा क्यों है? देखिए, सनातन संस्कृति के अंदर एक चीज होता है,
चतुराश्रम कह के। भाई पहले एक बच्चा होता है, वो शैशव में जीता है 5 साल 7 साल तक, उसके बाद वो गुरुकुल में जाता है। जब गुरुकुल में जाता है ना, तब से ये चतुराश्रम शुरू होता है। पहला स्टेप होता है भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, सीखो दुनिया में क्या चलना चाहिए, क्या सीखना है, आपके बारे में खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अपना पैशन चुनते हो, आप काम चुनते हो कि ये कर सकते हैं अपन, और उसके बाद उसी काम में आप मैस्ट्री अचीव करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और ऐसे करते करते आप चीजों को सीखते हो। यहाँ पे आपका धर्म क्या है? सीखना दुनिया के बारे में, अपने बारे में, ताकि आप आने वाले समय में लोगों को सहायता कर सको, दुनिया को सर्व कर पाओ। ठीक है, ये होता है पहले चरण। यहाँ पे आपकी जो स्वतंत्रता है बहुत अच्छे मान में होता है क्या? नहीं, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, आपको किताबें पढ़ने पड़ेंगे, आपको अध्ययन करने पड़ेंगे, आपको परीक्षा देने पड़ेंगे। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होते तो दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा, बार बार लगातार परीक्षा देना है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा भाई ऐसा ऐसा क्यों है, कैसा है। तो यहाँ पे भी आपकी जो स्वतंत्रता है वो उतना दिखने को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप स्वतंत्रता हो किस चीज के लिए? सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब इसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो है गारहस्थ यानी कि गृहस्थ जीवन। यानी कि इसके बाद जब आप एक समय में आकर मैच्योर हो जाते हो, आपका शरीर मैच्योर हो जाता है 20 साल 22 साल 25 साल, तो इस टाइम पे ना आपको समाज के लिए, घर के लिए कुछ करना पड़ेगा। पहले घर के लिए, पहले अपने लिए। ठीक है, तो अपने माता पिता के ऊपर आपका जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, उसको समझना पड़ेगा। ये यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, अगर आप इसको पहले समझ लेते हो तो आपको ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, खुद का स्वतंत्रता, भाई मैं जैसे जैसा रह सकता हूं, जैसे मैं काम करना चाहूं कर सकता हूं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आपने इस जिम्मेदारी को अपने से, खुद से कंधे में ले लिया तो। गारस्थ हो गया, गृहस्थ, वहां पे आपको ये सारी चीज करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है बानप्रस्थ। बानप्रस्थ में क्या करना है? आपका जो ये परिवार में है, यहाँ पे आप बहुत दिनों से काम वाम किए, आपको समझ आ गया, ये 40 के 60 का जो टाइम होता है यहाँ पे बोला जाता है भाई। तो इस टाइम पे आप दुनिया को देख चुके, दुनिया में क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, आपको पता है। तो इस टाइम में आप गारस्थ में जो सीखे हो, बानप्रस्थ में जाके वही सारी चीज आपके जो आपके जनरेशन जो बन रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको जाके सिखाते हो भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ये गलती नहीं करना है, ये आपका जिम्मेदारी होता है। उसके बाद ये बानप्रस्थ है ना, वहां से आपको समझ आता है भाई मेरे को जो काम करना था, मेरे को जो समझाना था, मेरे को जो देना था, वो सब कुछ मैंने दे दिया। इसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको बाहर जाना है, संन्यास लेना है। 60 के बाद आप संन्यास ले लेते हो। ये जो सारी चीज है ना, एक एक के बाद आपका जो धर्म है, यहाँ पे आपको सीखने का था, यहाँ पे आपको समाज के लिए, अपने लिए काम करने का था, पैसा कमाने का था, ये आपने कर लिया। उसके बाद ये सिखाने का था, आने वाले पीढ़ी को समझाना था, और उसके बाद आपको सब कुछ छोड़ के मोक्ष की तलाश में संन्यास लेना था। ये सारे चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप करते हो, देन आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं आएगा इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पाला नहीं। और जैसे जैसे आप जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेते रहो ना, वैसे वैसे आपको स्वतंत्रता भी अपने साथ रह जाता है। अगर आपको जिम्मेदारी दिया जाए तो आपकी ऐसी की तैसी, लेकिन आपने अगर पहले से जिम्मेदारी को जाके ले लिया ना भाई, आपकी स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। समझ में आया? तो जिम्मेदारियों को लो और कभी भी स्वतंत्रता को हाथ से जाने मत दो। Now the fourth step is you have to build resilience। देखिए, जो टफ टाइम्स होता है, जो डिफिकल्ट टाइम्स होता है, उसी टाइम पे हमको लगता है कि हम इसको नहीं कर सकते। कोई भी तैयार नहीं होता है कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले से फेस होते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नहीं हो तो डिफिकल्ट टाइम से भागना नहीं है, दूर भागना नहीं है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपकी शक्ति सामर्थ्य परखने की बारी आए। और इसी टाइम पे ना आप अगर कुछ बनना चाहो तो बन सकते हो, या फिर आप पूरी तरीके से टूट सकते हो। पूरी तरीके से जब आप टूट जाते हो ना, तब भी आपको लगता है कि आत्मविश्लेषण हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं और कहां पे मैंने रुक गया। ये आत्मविश्लेषण करो और आगे बढ़ो। और अगर आप यहां पे जीत जाते हो तो आपकी शक्ति सामर्थ्य के बारे में आपको पता चलता है। तो आपको जानबूझ के डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को फेंकना है कि भाई मैं देखना चाहता हूं अपनी पोटेंशियल कितना बढ़ा सकता हूं मैं, ताकि ये जो वास्तविक दुनिया है, जो कठोर दुनिया है, वहां पे मैं सर्वाइव कर सकूं, अपना झंडा गाड़ सकूं। इसीलिए रेजिलियंस माइंडसेट यही होता है भाई, कुछ भी हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे। और ये माइंडसेट तब आता है जब डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप फेस किए होंगे। तो इसलिए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना शुरू करो और अपने मन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते चले जाओ। Now the fifth step is you have to understand that you have to build meaningful relationships and you have to nurture it in your life in order to get meaning of your life। देखिए, अगर आपको जीवन का जो अर्थ है उसको समझना है तो आपके जीवन में जो अर्थपूर्ण संपर्क है उसी को बनाना है और उसी को आगे बढ़ाना है। ऐसा क्यों है? देखिए, कलयुग के अंदर एक चीज बहुत कॉमन हो रहा है। क्या है? लिव इन कल्चर। कि भाई आज इसके साथ रह रहे हैं, कल उसके साथ रह रहे हैं, विवाह करे या ना करे, कोई ऐसी शादी परंपरा है नहीं कुछ। ठीक है, आज इसके साथ कल उसके साथ। ठीक है, ऐसा वाला जो सिचुएशंस चल रहा है, ऐसे में व्यक्ति को जीवन का मीनिंग क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, मैंने कभी गया नहीं। तो बात इतना है, हम इसका कट्टर विरोधिता कर रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हो ना, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों इसके साथ, आप जीवन की कीमती जो समय है उसको इन्वेस्ट ना करके इधर उधर खर्चा कर रहे हो।
और जिसके चलते आपको कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है नहीं, ना ही कोई आपको विश्वास करेगा, ना ही आप किसी के प्रति कमिटेड हो जो आपको आपकी जब उम्र हो जाएगी ना ही देखेगा, ना ही आपके प्रति वो लॉयल्टी वाला फैक्टर होगा, ना ही आपको कोई प्रेम करेगा। आपको जीवन का जो मीनिंग है वो समझने में भी बहुत तकलीफ होगा, कष्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई आपके ऊपर प्रभाव विस्तार करने के लिए जो समय चाहिए होता है, जो अपना भाव होना चाहिए कि भाई तू अपना है, तेरे ऊपर मैं अधिकार जमाऊंगा, ये वाला भी सिचुएशंस नहीं आएगा। तो इस कारण इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके जीवन के मीनिंग को समझने में रोक देता है आपको। लेकिन उसी चीज को अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, पहले जमाने में क्या होता था, आपकी माता है, आपके पिता है, उसका भाई है, उसका बहन है, ठीक है, आपके भाई है, आपकी बहन है, आपकी दीदी है, काकी माँ है, पीसी माँ है, जेठी माँ है वगैरह, ये जो सारे व्यक्ति हैं, ये जो सारे रिलेशन है, मीनिंग ऐड करता है हमारे जीवन में। ठीक है, आपको जीवन में करना क्या चाहिए, प्रश्न पूछो, बताएगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको सजेशंस देंगे, ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको बोध करवाएंगे कि तुम्हारे लिए उचित क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है, तुम्हारे लिए सही क्या है, ये सब आपको राय देंगे, आपको समझाएंगे। एक एकता थी तब लोग बोलते थे भाई इसके लिए हम खड़ा होंगे, इसके लिए हम खड़ी होंगे। ये जो सारे सिचुएशंस क्रिएट होता था क्योंकि वो परिवार था, एकक संघ था, एक साथ मिलकर रह रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे मीनिंगफुल रिलेशंस अगर बनते हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत रिलेशंस हैं जो मीनिंगफुल हैं। एक ने मुझे सिखाया कि आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आप मेरे को समय नहीं दे रहे हो। एक ने मुझे सिखाया आप जो काम कर रहे हो ना उसमें ये चीज़ करो, बहुत बढ़िया होगा। एक ने मुझे सिखाया कि भाई तुम मुझे ये दे सकते हो, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, तो ये बढ़िया है, तुम अपने काम में अच्छे से रहो। यहाँ पे एक विश्वास है, यहाँ पे एक फ्रीडम है कि भाई तुम अपने तरीके से रहो। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है भाई हम तुम्हारे ऊपर अधिकार तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अनुभव ये कहता है कि तुमको ये करना चाहिए, अब तुम्हारी मर्जी। ये तुमको स्वतंत्रता भी देती है। इस कारण इन रिलेशनशिप को नर्चर करना जरूरी है, इन रिलेशनशिप को खोना बिल्कुल नहीं। अब इसको नर्चर करने के लिए क्या करना है, एम्पैथेटिक हो रहा है, थोड़ा कंपैशन दिखाना, थोड़ा प्रेम दिखाना है। अब ये जो रिलेशंस है ना लोगों के साथ, ठीक है, यहाँ पे लोग इमोशनल्स हैं, लोगों के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख आते हैं, वो टूट पड़ते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा आनंद में प्रफुल्लित हो जाता है। तो उस समय में ना आपको एम्पैथेटिक होना है, उसके बारे में सोचना है, वो कैसा फील कर रहा है उसके बारे में उन्हीं के जैसे बात करने हैं। अगर कोई दुख में है तो उसको दुख में बोलो कि भाई दुख के हुआ क्या है, बोलो तो सही, मुझे दुख को बांटो तो सही, सुनो उसको और उनको अपना जैसा मान के उनको बोलो कि भाई अगर मैं होता ना मुझे ये बहुत बुरा लगता, तुम हो इसीलिए खड़े हो पा रहे हो, आप उनको इनकरेज कर सकते हो। अगर कोई बहुत आनंद में है तो वहां पे आप अपना काम को लेके बिजीनेस नहीं दिखा सकते, मैं बहुत बिजी हूं, फोन उठाओ ही नहीं अगर जरूरत पड़े तो। और अगर उठा रहे हो ना तो ये सुनिश्चित कर लो भाई अच्छे से व्यवहार करो। वहां पे फोन उठा के गलतियां मत करो कि भाई मैं काम में अभी बिजी हूं ना, तुमको मैं बाद में बात करता हूं, तुम क्यों फालतू में छोटी छोटी बातों को लेके मेरे को सुनाते रहते हो, तुमने ये किया तो करो ना अपना काम, ये नहीं बोलने का। इनको नर्चर करने के लिए ना थोड़ा प्रेम की जरूरत है, थोड़ा संयम की आवश्यकता है, थोड़ी धीरता की आवश्यकता है। यहां पे आप कट्टर नहीं बन सकते हो। अपने इस संपर्क को नर्चर करो, यह आपको जीवन में एक बेहतरीन मीनिंग समझने में सहायता करेगा। अब आपका 6th स्टेप यह है कि आपके अंदर छुपी हुई वो ताकत, आपके अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको पहचानिए। कौन से काम को आप करते हुए बहुत अच्छा फील करते हो, आपको लगता है इस काम में मैं सबसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, बहुत बेहतरीन कर सकता हूं। देखो ये जो जीवन है ना, इस जीवन के 80% टाइम आपका कर्म आपके साथ रहता है, हमेशा कर्म ही आपके साथ रहता है और इसी के चलते आपका वजूद बनता है, आपका नाम बनता है, इसी के चलते सब कुछ होता है। ये कर्म ही एकमात्र दोस्त है आपका जो कभी आपको छोड़ता नहीं है। कर्म करोगे फल तो आपको मिलने ही वाला। तो इसीलिए जो कर्म कर रहे हो, क्या आप उस काम के प्रति समर्पित हो, क्या आप उस काम को प्रेम से करते हो, क्या आपको लगता है उस काम को करते हुए आपसे बेहतर कोई और होगा भी तो आपके साथ कंपीट करने नहीं आएगा, क्योंकि इस काम को आप प्रेम से करते हो। ये आपकी यूनिक टैलेंट है, आपको लगता है ऐसा कोई है, इसको ढूंढ के निकालिए। आप क्या करना पसंद करते हो, आप पेंटिंग करना चाहते हो पेंटिंग करो, डांसिंग करना चाहते हो डांसिंग करो, सिंगिंग, जो भी करना चाहो सब कुछ करो। देखो कौन से चीज में आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, उचित जो है, एथिकल जो है उसको करना। ठीक है, अनएथिकल कोई ऐसा चीज रॉबरी कर लेना, किसी को उठा लेना, ये सब मत करना यार। ठीक है, पैशन फॉलो करने बोले ये नहीं है कि भाई कुछ भी कर लो, पैशन वो जो समाज के हित में आए। इसी प्रकार आपके अंदर छुपी हुई वो ताकत कौन सा जो समाज के हित में आए। नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द 7th स्टेप इज आपको हमेशा निरंतर आशा बनाए रखना है। अपने आप की जो संयम है, जो पेशेंस है, उसको बनाए रखना है। ऐसा क्यों है, देखिए जीवन में 2 ही कारण के लिए आपको बिकट से बिकट परिस्थिति दिया जाता है। एक तो आपके साथ इतना बुरा हो रहा है ना, अब आने वाले समय में ऐसा कोई बुरा होएगा ही नहीं, तो इसलिए आप अच्छा रहोगे, ये एक स्थिति हो सकता है। दूसरा स्थिति यह है कि भाई अभी आपको तैयार किया जा रहा है, आने वाले
वाले जो बड़े संघर्ष हैं उसको आप लड़ सको और जीत सको, इसके लिए। सो इसीलिए इन दोनों केस में आप ही का अच्छाई छुपा हुआ है। आप या फिर कोई बड़े संघर्ष को जीतने के लिए अभी तैयार हो रहे हो, या फिर आपके साथ सभी अच्छा ही अच्छा होने वाला है। ये दोनों चीज में आप ही की अच्छाई है, तो इसी कारण आशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो में कौन कौन सी चीज आपको अच्छा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।